So good evening. तो आज का हमारा टॉपिक है the B part of the our chapter 11 of introduction to the latest trend in drug discovery and drug development. तो जैसा कि इस यूनिट 11 के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी की ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी थी, उसके अंदर ही दो पार्ट मैंने उसमें बताए थे। एक था ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। ड्रग डिस्कवरी मीन्स आप कोई न्यू ड्रग डेवलप कर रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं, और ड्रग डेवलपमेंट मीन्स जो आपने ड्रग की डिस्कवरी की है उसको विकसित करना बाय यूजिंग अप्लाइड different terms like pharmacokinetic, their toxicological studies, parameter, as well as by doing some clinical parameters। और उसमें मैंने ड्रग डिस्कवरी के लिए, अगर आपको रिमेंबर हो तो दिस वन, तो मैंने आपको डिफरेंट टर्म्स भी बताई थी कि ड्रग डिस्कवरी में किस किस तरह की टर्म्स इस्तेमाल करी जाती हैं। और एट द एंड मैंने अपना जो लास्ट लेक्चर था वो फिनिश किया था कि व्हाट्स गोइंग विद द रिसर्च। और उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेज रिक्वायर्ड इन दी ड्रग डिस्कवरी। अगर हम किसी भी ड्रग की डिस्कवरी, मतलब किसी भी डिसीज के अगेंस्ट नई ड्रग की डिस्कवरी करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेज की जरूरत है। पहली उसमें स्टेज है डिसीज चूज, कि आप कौन सी बीमारी को के लिए आप ड्रग की डिस्कवरी करना चाहते हैं। उसके बाद उस डिसीज के अंदर क्या टारगेट होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि डिसीज में हम कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर में कौन सा कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, कौन से कैंसर के ऊपर आप टारगेट करना चाहोगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका आइडेंटिफाई ए बायस से। आप बायस से को आइडेंटिफाई करोगे कि जो हम ड्रग बनाने की सोच रहे हैं उसको टेस्टिंग किस ऐसे से करी जाए, उसके बारे में ऐसे को भी चूज करना है। फाइंड ए लीड कंपाउंड, ऐसे से टेस्टिंग करने के बाद ऐसा कौन सा हर्ब्स है जो सबसे ज़्यादा पोटेंट है, उसके बारे में जानकारी लेना। फिर जो उसके कंपाउंड हैं उस हर्ब्स के, उसको प्योरीफाई करना, उसको आइसोलेट करना अगर उसकी आवश्यकता है तो। फिर उसके अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर है उसको पता करना, फिर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और फिर उसका फार्माकोफोर आइडेंटिफिकेशन। ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और फिर उसके बाद टारगेट को, इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने वाले। उसके बाद मैंने कहा था ड्रग डेवलपमेंट के अंदर ये 1, 2 स्पेसिफिकली 5 पैरामीटर दिए गए। एडीएमई प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना, टॉक्सिकोलॉजिकल इवेल्युएशन करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करना। आपको शायद पता ना हो कि जो कुछ लैब में होता है रिसर्च लैब में, उसको अगर हम कॉमर्शियली एप्लीकेबिलिटी में नहीं लाने के लिए
बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। 80% रिसर्च केवल लैब की होकर रह जाती है। तो अगर और सक्सेसफुल रिसर्च वही मानी जाती है जो लैब से होकर कॉमर्शलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक के हम उसको सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकें, सक्सेसफुली हम उसको एक SOP दे सकें। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग की मार्केटिंग और लास्ट मेक मनी से डिफरेंट थिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू विद द, हम जो कर रहे हैं अब, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द वन बाय वन। दैट इज द फर्स्ट इज द टारगेट सिलेक्शन। किसी भी ड्रग डिस्कवरी फेज के अंदर जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो होती है कि पहले तो एक किस डिसीज़ के लिए आप लोग या किस डिसीज़ के लिए हम लोग डिस्कवरी करना चाहते हैं, उसके बाद उस डिसीज़ में टारगेट का सिलेक्शन करना। अब टारगेट सिलेक्शन के अंदर इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा, इन्होंने 4 टॉपिक दिए। सेलुलर और जेनेटिक टारगेट मीन्स जेनेटिकली कोई डिसीज़ होती हैं कि एक जीन दूसरे जीन के अंदर मॉडिफाइड होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है, जीनोमिक भी उसका एक पार्ट है। प्रोटीन बेस के ऊपर भी आप टारगेट का सिलेक्शन कर सकते हो, उसके लिए आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो जेनेटिक टारगेट, आजकल आपको पता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर की बहुत सारी डिसीजेज हैं, तो उनमें से आप टारगेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जीनोम, अलग अलग जीन बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन को ऑपरेट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो वहाँ से भी आप टारगेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। और बायो इन्फॉर्मेटिक टेक्निक के थ्रू जो एक होल डाटा सिस्टम है बॉडी के बायोलॉजिकली इंफॉर्मेशंस का, तो उसके माध्यम से भी आप टारगेट सिलेक्शन कर सकते हैं। देन वी आर लुकिंग फॉर द लीड डिस्कवरी। अब लीड डिस्कवरी के अंदर आपने डिसीज़ का सिलेक्शन किया, डिसीज़ का सिलेक्शन करने के बाद आपने कौन सी हर्ब्स या कौन सा मॉलिक्यूल उसके अगेंस्ट एक्टिविटी शो करेगा, उसका एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। और वो जो सिक्वेंशियल प्रोसेस है वो 3 से 4 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए, ये मॉडर्न साइंस के ड्रग डिस्कवरी एस्पेक्ट हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। हम अपनी हर्बल ड्रग डिस्कवरी में इसमें से कौन सा पार्ट चूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड द कन्वीनियंट, उसको हम वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये हमें अपने आप देखना होगा। जैसे मॉडर्न साइंस के अंदर सिंथेसिस एंड आइसोलेशन एक कंसेप्ट है, हमारे पास सिंथेसिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, बट आइसोलेशन इज ए कंसेप्ट एंड दिस आइसोलेशन कंसेप्ट विल बी यूजफुल फॉर द वैलिडेशन of our classical herbal single drugs also. Then combinatorial chemistry एक अलग एस्पेक्ट है जिसमें आपके पास बहुत सारे बंच हैं मॉलिक्यूल्स के, आप उस बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स के एक सर्वर, एक बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग सिस्टम है, तो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप सर्च कर सकते हो कि ओके, सपोज हमने कहा कि अश्वगंधा के अंदर एक मॉलिक्यूल है जो इसकी एक्टिविटी के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल माना गया, सपोज। तो हम कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के थ्रू वो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अगर हम कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के वे में डालेंगे तो हमें पता लगेगा कि उससे मिलती जुलती शक्ल वाले कितने मॉलिक्यूल्स और हैं और वो किन प्लांट में पाए जाते हैं। तो उसके आधार पर हमारे पास कई सारे प्लांट्स आ जाएंगे और उन प्लांट्स को हम अपने जो टारगेट सेलेक्ट किया डिसीज़ के लिए उसके विरुद्ध हम उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद हमारे पास कई नई हर्ब सामने आएंगी, हो सकता है उनमें से कुछ की एक्टिविटी अच्छी हो, कुछ की बराबर हो या कुछ की हो ही ना, लेकिन हमारे पास नई जानकारी सामने आएगी जो कि फर्दर ड्रग डेवलपमेंट के अंदर, ड्रग रिसर्च के अंदर एक अपना वाइटल रोल प्ले करेगी। एसए डेवलपमेंट, अगर हम कोई टारगेट सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें उसके साथ साथ उस टारगेट के लिए जो टारगेट, मान लो अगर कोई एंजाइम है तो उस वो जो हम हर्ब्स ले रहे हैं ड्रग डेवलपमेंट रिसर्च के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए, तो उसके अंदर लैब के अंदर हमें ये चेक करना आवश्यक है कि वो जो हर्ब है क्या वो उस एंजाइम के ऊपर अपनी एक्टिविटी, अपना प्रभाव शो कर रही है या नहीं। तो वहाँ पर हमें एसए को वो जो प्रोटोकॉल्स है जिसके अंदर हम हर्ब्स की एंजाइम के साथ
एक्टिविटी चेक करेंगे तो उसको भी हमें अपने आप ही विकसित करना पड़ेगा। तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपके पास किसी ने पहले किसी एंजाइम के ऊपर वर्क किया हुआ है, तो लेकिन आपको अपनी लैब के अंदर उसको विकसित स्वयं करना होगा। उसके बाद आ जाएगा हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। जो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है ये एक एडवांस मेथड है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसने हाथ में एक बड़ी सी ट्रे टाइप की ले रखी है कलरफुल, जिसमें छोटे छोटे से ग्रीन कलर ब्लू कलर अपीयर हो रहा है और ये एक होल है। तो हाई थ्रूपुट जो स्क्रीनिंग है ये एक एडवांस मेथड है। इसके अंदर हम 100, 200, 500 मतलब बहुत सारी क्वांटिटी की सिंगल हब्स को भी एक टाइम के अंदर उसकी एक्टिविटी उसको स्क्रीन कर सकते हैं कि क्या वो किसी एंजाइम किसी टारगेट के अगेंस्ट अपनी एक्टिविटी अपनी पोटेंसी शो कर रहा है या नहीं है। तो इसके अंदर ये 96 वेल भी होती है। वेल मैंने कुआं मीन्स 96 इसके अंदर वेल होती हैं। कुछ में अब तो डबल हो गई हैं, 9 दूनी 18, 192 या कुछ इस तरह की भी आ गई है, उससे डबल मल्टीप्लाई भी होगी। तो हम आप ये देखें, अगर हम 100 हब्स को चेक करना चाह रहे हैं तो 100 हब्स के लिए केवल एक ये चिप ही पर्याप्त है। उसके बाद आता है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट। अब कहने को तो हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट तो सिंथेटिकल है, लेकिन नहीं, मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट के अंदर और बहुत सी चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं, जिसके अंदर मैं मानता हूँ कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट नॉट फॉर द मॉलिक्यूल, लाइब्रेरी डेवलपमेंट फॉर द हर्ब्स। एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए 15, 20, 25, 30 हर्ब्स की लाइब्रेरी विकसित करना कि हाँ ये 15 से 20, 30 हर्ब्स इसके अगेंस्ट अपनी पोटेंसी शो करते हैं। उसके बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि उन हर्ब्स के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट है तो ज़्यादातर सिंथेटिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वहाँ पर हम अपनी एक स्वयं की लाइब्रेरी भी विकसित हर बेस के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके पश्चात आता है इन विट्रो स्टडी। इन विट्रो स्टडी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि किसी भी हर्ब की मॉलिक्यूल की पोटेंसी चेक करने के 2 पैरामीटर। जो पहला पैरामीटर है वो होगा इन विट्रो स्टडी, मतलब आप लैब के अंदर बगैर किसी एनिमल को यूज़ किए आप उसकी एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, और उस एक्टिविटी को चेक करने के साथ इन्होंने 4 पैरामीटर दिए हुए कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, जैसे ड्रग एफिनिटी एंड द ड्रग सिलेक्टिविटी, कि अगर हर्ब है उसकी एफिनिटी कितनी है। अगर हम एंजाइम की बात करें उससे बाइंडिंग होने की एफिनिटी कितनी है, वो किस तरह के एंजाइम के साथ, ऐसा तो नहीं क्योंकि एंजाइम भी कई तरह के होते हैं, तो वो सिलेक्टिविटी भी शो करती है या नहीं करती है। उसके बाद सेल डिसीज मॉडल। देखिए एक होता है कि आजकल के जो समय है उसके अंदर रहता है लाइव सेल मॉडल, मीन्स आप ह्यूमन या एनिमल टिश्यू जो इन्फेक्टेड टिश्यू हैं उसको डायरेक्टली अपनी किसी हर्ब या फिर मॉलिक्यूल के साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं तो हर्ब के विषय में ही बोलूँगा। तो हम हर्ब के साथ उसकी टेस्टिंग, उसका मॉडल विकसित कर सकते हैं। उसका मोड ऑफ MOA, मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से वर्क करती है, उसके विषय में आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसका लीड कैंडिडेट रिफाइनमेंट मीन्स अगर हमारे पास 25 से 30 हर्ब की एक लाइब्रेरी है तो उसमें से हम रिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी हर्ब ज़्यादा पोटेंट है। इन विवो स्टडीज, इन विवो मीन्स एनिमल मॉडल स्टडी। तो जो कुछ हमने इन विट्रो मॉडल के अंदर हम लोगों को लीडिंग हर्ब मिली थी जिन्होंने अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करी थी, उनको हम फिर एनिमल मॉडल के ऊपर टेस्ट करते हैं। उसके अंदर हम बिहेवियरल स्टडी भी करते हैं कि बिहेवियर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फंक्शनल इमेजिंग भी कर सकते हैं, और एक्स विवो स्टडीज़ भी इसके अंदर देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी ऐसा रखे जो एक्स विवो स्टडीज़ को प्रमोट करते हैं। तो इन विवो स्टडीज़ के अंदर हमें एक स्पेसिफिकली एक तो टॉक्सिकोलॉजिकली इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरा हमारा वैलिडेशन कंसेप्ट जो है वो अप्रूवल में आता है। अगर हम आज हर्ब्स की बात करते हैं और किसी भी क्लासिकल, हमारे आयुर्वेद के अंदर जो क्लासिकल फार्मूलेशन है, तो आजकल
अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर हम अगर अपनी कोई भी चीज़ सप्लाई करना चाहते हैं अपनी हर्ब्स या अपनी जो क्लास फार्मूलेशन उनको सप्लाई, तो उनकी पहले डिमांड यही रहती है कि उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी की इंफॉर्मेशन हम लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी स्टडी मांगते हैं। उसके अलावा वो एडीएमई प्रोफाइल भी मांगते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबोलाइज हो रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनके हिसाब से मांगते हैं। और अपने कुछ पैरामीटर्स में भी, हालांकि आयुर्वेद के अंदर ये पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि ज़्यादातर जो मेडिकेशन है, बहुत सारी मेडिकेशन या ज़्यादातर जो मेडिकेशन है वो सब टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं रखती, तो भी हमको उसको पैमाने पे दोबारा, इन पैमानों पे, इन पैरामीटर्स पे हम उन्हें दोबारा जांच करने की आवश्यकता है। तो पहले टारगेट सिलेक्शन, फिर लीड डिस्कवरी, फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिर इन विट्रो स्टडी, फिर इन विवो स्टडी। तो यहाँ पर अगर हम दो पार्ट एक कर दें, लीड डिस्कवरी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, अगर हर्ब की बात करें तो हम इसको एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इन विट्रो विल एंड इन विवो विल बी द सेम, देन क्लिनिकल ट्रायल एंड द थेरेप्यूटिक। तो एट द एंड हम जो हर्ब्स एनिमल मॉडल पे टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं छोड़ती है, पोटेंसी शो करती है बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के, तो हम फिर उसको क्लिनिकल ट्रायल्स पर फर्दर इवेल्युएट करते हैं बेसिस पर, और उसकी ह्यूमन में पोटेंसी और अदर पैरामीटर चेक करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एंड द एनिमल बॉडी इज डिफरेंट। एनिमल बॉडी स्पेसिफिकली मेंट फॉर द टारगेट सिलेक्शन। इसके लिए हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस डेवलप करते हैं जिसके अंदर हम वो डिसीज डिसीज उनके अंदर अफेक्टेड करते हैं, डिसीज इफेक्टेड इन्हें बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी हर्ब्स को उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग 6 sequential terms, but as per with Ayurveda I think it will be 1 2 3 4 5 terms हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे आयुर्वेदिक ड्रग डिस्कवरी में। टारगेट सिलेक्शन, ओके, लीड हर्ब डिस्कवरी, इन विट्रो स्टडी, इन विवो स्टडी एंड द क्लिनिकल ट्रायल एंड थेरेप्यूटिक्स। अगर हम ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस की बात करें तो ये एक ग्राफ है, सॉरी फिगर है। तो इस फिगर के अंदर आप देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी का वे क्या होगा। हम स्क्रीनिंग करेंगे पहले, स्क्रीनिंग मीन्स डिसीज एक इफेक्टिव ले ली, सपोज डायबिटिक ले ली। उसके बाद हमारे पास पता चला कि इस डायबिटिक डिसीज़ के लिए हमारे पास ऐसे 50 या 70 हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं जो वर्णित किए गए हैं कि ये डायबिटिक के इलाज में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उसके बाद हम फिर उसकी बायोलॉजिकल सबकी स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो हम एसे डेवलप करेंगे। उस एसे को डेवलप करने के बाद हम ड्रग को उस स्पेसिफिक टारगेट के साथ इंटरेक्ट कराएंगे और देखेंगे कि क्या वो एक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो एक्टिविटी शो कर रहा है तो उसको इमीडिएट फर्दर प्री क्लिनिकल स्टडीज मिलेंगे। जो प्री क्लिनिकल स्टडीज है दैट इज नोन एज द इन विवो एंड इन विट्रो, सम पार्ट ऑफ इन विट्रो एंड मेजरली इन विवो स्टडी। क्लिनिकल ट्रायल से पहले स्टडी इन विवो सिस्टम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग के बाद एक ग्राफ गया ड्रग डिजाइन साइकिल, सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड बाय द मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। ये ड्रग डिस्कवरी का पार्ट है, ये सिंथेटिक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल टेस्टिंग करने के बाद अगर हमारे पास सपोज मैंने जैसे कहा कि 70 प्लांट हैं, 70 मेडिसिनल प्लांट है, स्क्रीनिंग में 70 में से 20 ने शो करी, फिर उस 20 को दोबारा बायोलॉजिकली टेस्टिंग करोगे। ऐसे सपोज हमने 70 प्लांट लिए, 70 प्लांट की एक हमने 100 माइक्रोग्राम जो उसकी अमाउंट लिया और 100 माइक्रोग्राम को टेस्ट किया। अब 70 प्लांट को 100 माइक्रोग्राम उसका अमाउंट लिया और जो हमारा टारगेट था, जैसे मैंने कहा कि हमारा टारगेट था इसके लिए डायबिटिक टेस्टिंग, एंटी डायबिटिक मॉलिक्यूल के लिए, तो उसमें उसके लिए जो टेस्टिंग होगी उसके लिए हमने 100 माइक्रोमोल में लिया। 100 में से हमारे पास सपोज 20 आ गई,
फिर हमने जो 20 लिए, फिर इनकी बायोलॉजिकल टेस्टिंग 50 माइक्रोमोल के साथ की। आप पाएंगे कि उस 20 में से शायद 10 या 5 ऐसे हर्ब होंगी जिन्होंने 50 माइक्रोमोल में अपनी एक्टिविटी शो करी, और फिर दोबारा देखेंगे तो शायद एक उसमें से ऐसा भी निकल जाए जिसने 5 या 10 माइक्रोमोल में अपनी एक्टिविटी शो करी, तो देन इट इज कॉल्ड एज द प्रोमाइजिंग। हमने 100 माइक्रोमोल से स्टार्ट किया, हमारे पास 20 ऐसे हर्ब आई जिन्होंने एक्टिविटी शो करी, फिर हमने फिर फर्दर उसको 50 माइक्रोमोल में चेक किया, फिर 50 माइक्रोमोल के बाद हमारे पास 10 एक आए, फिर हमने उसको चेक किया तो 1 या 2 हमारे पास हर्ब ऐसी आई जिन्होंने 1 से 2 या 5 माइक्रोमोल की अपनी एक्टिविटी शो करी, तो इसको हम कहेंगे प्रोमाइजिंग। कि हाँ, अब ये हमारे पास लीड हर्ब है। अब इस लीड हर्ब को हम फिर इन विवो टेस्टिंग के लिए देखेंगे। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल वे था। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रेशनल अप्रोच बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। अब उसके अंदर क्या करते हैं? पहले तो हमने क्या कि बायोलॉजिकल इसके जो टेस्टिंग थी पहले के इसके अंदर, उसके अंदर एक सिंपल हमने एक इन विट्रो मेथड ले लिया था। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हमें जो हर्ब्स हैं वो सेम रहेंगी जैसे नेचुरल लिगेंड या स्क्रीनिंग। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्रोटीन केमिस्ट्री को देखेंगे। मतलब हम जैसे पहले कह रहे थे कि अलग अलग पार्ट हैं, चाहे वो जेनेटिकली है, जीनोमिक बेस है, या फिर मैंने प्रोटियोम्स बोला था, तो उसके अंदर क्या होगा कि प्रोटियोम्स मीन्स प्रोटीन केमिस्ट्री। प्रोटीन केमिस्ट्री मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हैं। वो किससे बने? अमीनो एसिड से बने। तो दुनिया के अंदर जिस तरह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से साइंटिफिक रिसर्च के भी कुछ ग्रुप हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ह्यूमन एंजाइम का डाटा प्रोवाइड कराते हैं। उनकी शक्ल बताते हैं कि इस एंजाइम के अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं, और उसके अलावा ये वो हैं एंजाइम जो किसी ना किसी डिसीज के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन के लिए एस एंजाइम जो है क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं। तो एस एंजाइम की शक्ल कैसी है, उसका ऑथेंटिक प्रूफ कैसा है? अगर बाजार में कोई कॉमर्शियली अवेलेबल ड्रग है तो वो जो कॉमर्शियली अवेलेबल ड्रग है, तो वो कॉमर्शियली अवेलेबल ड्रग उस एंजाइम के साथ कैसे इंटरेक्शन, कैसे उसके साथ एंजाइम के साथ जुड़ रही है, उसके बारे में ये सारा डाटा ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बट इस डाटा को ऑपरेट करने के लिए बहुत हाई लेवल की आपको कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके माध्यम से आपकी जो हर्ब्स है, हर्ब के अंदर के कुछ मॉलिक्यूल हैं जैसे मैं कह रहा था, तो ये जो 70 हर्ब है जो आपने टारगेट लिया, उस प्रोटीन के साथ उस हर्ब के अलग अलग जो पार्ट हैं उसको हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ते मीन्स दोनों के एक जगह प्रोटीन है, सपोज से एंजाइम है, उसके अंदर हर्ब का आपने एक्वस पार्ट दोनों को मिक्स कर दिया, और ये क्या करते हैं, उस मिक्स करने के बाद उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं कैसी है। तो ये कंप्यूटराइज भी हो जाता है। अगर हमें पता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है तो कंप्यूटराइज भी हो जाता है। तो उस कंप्यूटर के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, ये लोग ये देखते हैं कि क्या हमारी हर्ब में मौजूद ऐसा कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड उस एंजाइम के साथ किस हिस्से के एंजाइम के किस हिस्से के साथ जुड़ के अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है। तो ये मॉडर्न रेशनल बेस्ड अप्रोच है। तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि उसके बेस पे हम जो स्क्रीनिंग है उसको करते हैं। तो मीन्स 70 में से हमारे पास फिर पता चलेगा एग्जैक्ट हमारे पास 3 से 4 ऐसी हर्ब सामने आ जाएंगी जो कि एक्टिविटी शो करती हैं, और उसको हम प्रोमाइजिंग मानेंगे और उसको फिर हम क्लिनिकल ट्रायल पे ले जाएंगे। नाउ जो अभी तक के 2 थे उसको मैंने, ये मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी अप्रोचेस थी, उसको मैंने हर्बल ड्रग डिस्कवरी अप्रोच के ऊपर फॉलोअप में लिया था। तो अब
अब जो हम बात कर रहे हैं ये है हर्बल मेडिसिन ड्रग डिस्कवरी अप्रोच। तो ये एक पेपर पब्लिश हुआ था और आप उसका लिंक जैसे नीचे दिया हुआ, इस लिंक पे जाके उस पेपर को भी देख सकते हैं। 2013 में पब्लिश हुआ था। तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हर्बल मेडिसिनल ड्रग डिस्कवरी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, क्या होगी। तो इसके बेस पे आप देखेंगे जैसे ये हर्बल प्रिपरेशन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कहाँ से होगी। ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल सिस्टम से आप ले सकते हो, जो बल्कि फोक मेडिसिन लोग यूज़ करते हैं बहुत जगह पे, फोक मेडिसिन, उससे आप ले सकते हो। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बोटेनिकल मेडिसिन, फूड स्टफ, वाइल्ड एनिमल ईटिंग बिहेवियर एंड सेरेंडिपिटियस इवेंट्स। जो सेरेंडिपिटियस इवेंट मीन्स आपका अदर एक्टिव, मतलब सेरेंडी आपका जो है ये है मीन्स एक्सीडेंटली ड्रग डिस्कवरी। तो जैसे ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल सिस्टम, हमारा ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल सिस्टम है आयुर्वेदा वगैरह, चला को इसमें से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। फोक मेडिसिन जो रूरल ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर पहाड़ी एरियो के अंदर बहुत से लोग फोक मेडिसिन एक सिस्टम में चली आ रही हैं, तो उन मेडिकेशन को अलग अलग डिसीज के एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बोटेनिकल मेडिसिन, ऐसी बहुत सी लोग हैं जिन्होंने पता चला कि एक प्लांट है जो कि अमेरिका में उगता है और वो ओबेसिटी में यूज होता है। तो उन्होंने देखा कि उसकी अदर स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज है, क्योंकि एक जो प्लांट क्या है, प्लांट हो गया फैमिली, जेनरा और स्पीसीज, 3 पार्ट में डिवाइड है। किस फैमिली का है, कौन सा जेनरा है और कौन सी स्पीसीज। तो उसकी अलग अलग स्पीसीज हो सकती है जेनरा की। तो वो अगर अलग स्पीसीज इंडिया के अंदर है तो आप उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो मेडिकेशन को, कि भैया वो स्पीसीज अमेरिका के अंदर ओबेसिटी में अपना रोल प्ले कर रही थी, ट्रीटमेंट में बेनिफिट थी, बेनिफिशियबल थी, तो क्या ये स्पीसीज हो सकती है। तो ऐसे बहुत से लोगों ने प्रैक्टिकल व्यक्तिगत अनुभव ले रखे हैं, तो उसके बेस पे उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट स्टेज के अंदर। उसके बाद आता है फूड स्टफ। ऐसी बहुत सी खाने की चीज़ें हैं जो हमारे लिए अलग अलग डिसीज के अंदर बेनिफिशियल है, हम उस फूड स्टफ को भी कंसिडर कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल ईटिंग बिहेवियर, ये भी एक कंसेप्ट है। नेशनल जियोग्राफिकल चैनल्स पे आपको एनिमल में, तो आप कुछ चैनल्स के अंदर तो ऐसे भी दिखाते हैं कि मान लीजिए बंदर हैं, तो अगर बंदरों को चोट लग जाती है तो वही वहीं पर जंगल में उगने वाली 2-3 पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं और उनके घाव भर जाते हैं। ना उनको कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, ना उनको कोई दवाई खाने की जरूरत है, और ना ही कोई लेप लगाने की जरूरत है। केवल दवाई खाते हैं और वो ठीक, वो पत्तियां खाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मीन्स वाइल्ड एनिमल जो खा रहे हैं उससे भी आपको इस चीज़ की जानकारी मिल सकती है। उसके बाद आएगा बिहेवियर, बिहेवियरल तौर पे, और सेरेंडिपिटियस इवेंट्स, एक्सीडेंटली हमें पता चल जाता है। मान लीजिए एक्सीडेंटली इवेंट्स के थ्रू कैसे होता है। सपोज आपको ये पता चला कि नागरमुथा जो है वो आप एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए, आपको सारा पता है कि भाई ये वर्णित ले रहे आप किसी ट्रीटमेंट, सडनली आप एक डिसीज से ना हो कि 2 डिसीज आपको 2 या 3 आप सिम्टम से आप इफेक्टेड है, तो आपने नागरमुथा खाई, तो आपने देखा कि मेंशन तो वो एक स्पेसिफिक सिम्टम के लिए थी या 2-3 सिम्टम, लेकिन जो मेरे को अलग सिम्टम हो रखा था या किसी पेशेंट को अलग सिम्टम, तो उसने तो उसके ऊपर भी काम कर दिया। इसको हम कहेंगे कि एक्सीडेंटली हमें इसका ये प्रभाव भी पता चला। तो ऐसी बहुत सी हर्ब्स हैं जो वर्णित, जिनकी बारे में कहा गया कि इस डिसीज में अपना पोटेंसी शो करेंगी, उससे अलग भी वो अपनी पोटेंसी किसी और चेंज डिसीज के लिए वो अपनी पोटेंसी शो कर सकती है। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस प्रोसेस की जरूरत होती है, लेकिन ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, उसके थ्रू भी आप हर्ब का सिलेक्शन
कर सकते हैं। उसके बाद यू आर गोइंग टू मेक द एक्सट्रैक्ट, आप उसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे जिसको हम मॉडर्न हर्बल मेडिसिन कहते हैं, कुछ लोग इसे क्वासी ड्रग भी स्टेज भी कहते हैं। और जो क्वासी ड्रग स्टेज है तो इसको ये एक टर्म बोली गई है, ये कॉस्मेटिक में यूज किए जाते हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट बिटवीन द कॉस्मेटिक एंड द फार्मास्यूटिक्स। तो क्वासी ड्रग का एक अलग कंसेप्ट है, ये कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल के बीच का प्रोडक्ट जो होगा हम उसको क्वासी ड्रग कहेंगे। तो ये उसके बाद एक्सट्रैक्ट का हम फाइटोकेमिकल ग्रुप देखेंगे कि उसके अंदर फ्लेवोनॉइड है, एल्कोनॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, वोलेटाइल ऑयल है, रेजिन है, फाइटोक्रोम है, ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड, टैनिन, एंजाइम, प्रोटीन, ट्रेस एलिमेंट, पोलोसैकेराइड, मिनरल, साल्ट एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो फाइटोकेमिकल स्टडीज। उसके बाद क्या करेंगे, वी लुक ऑन द सिंगल कंपाउंड। कितने सारे मॉलिक्यूल है उसमें से सिंगल कंपाउंड के बारे में देखेंगे और उस सिंगल कंपाउंड को प्योरीफाई करेंगे। और प्योरीफाई करने के बाद इसको हम कहेंगे फुल ड्रग स्टेज। उसके बाद ये कहलाएगी फुल ड्रग स्टेज। वहीं पर ही ये जो मॉडर्न हर्बल मेडिसिन है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कह रहे हैं यहां पर, ये इसको फिर प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, और प्योरीफाई करने के बाद फिर हम इसको प्री क्लिनिकल स्टडीज की इन विवो स्टडी में लेके जाएंगे, फिर उसको क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। प्री क्लिनिकल स्टडी में अगर वो पास आउट हो जाते फिर उसको मार्केट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस सीक्वेंस है। तो हमारे पास जो चीज़ है, एक्सट्रैक्ट हम लोग बना सकते हैं, बनाते ही हैं, लेकिन उसके बाद उसका फाइटोकेमिकल ग्रुप एनालिसिस एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है मॉडर्न टर्म के अकॉर्डिंग। और उसमें से भी अगर हम कोई सिंगल कंपाउंड खोज पाते हैं, हम ऐसे नहीं सिंगल कंपाउंड को अलग करके उसको मार्केटिंग करना नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर अगर 20 से 30 कंपाउंड हैं तो उसमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो उसको प्योर करके फिर उसको उसकी टेस्टिंग करना, और टेस्टिंग करके देखना कि इस पूरे एक्सट्रैक्ट की अगर सपोज 100 माइक्रोमोल में उसने एक्टिविटी शो करी। सपोज ये हमने एक्सट्रैक्ट बना लिया, एक डिसीज का को लिया हमने और हमने इसका 100 माइक्रोमोल लिया। उसके बाद हमने उसका फाइटोकेमिकल एनालिसिस किया। फाइटोकेमिकल एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि इसमें अलग अलग कंपाउंड है। हमने कुछ कंपाउंड को आइसोलेट किया और आइसोलेट करके प्योरीफाई किया। प्योरीफाई करने के बाद हमने जब उसकी स्टडी करी तो हमें पता चलेगा कि जो 100 माइक्रोमोल है ये 20 माइक्रोमोल ही, क्या पता 1 माइक्रोमोल ही इसके अंदर की अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है, जो पूरा एक्सट्रैक्ट शो कर रहा है। इट कैन बी पॉसिबल और कैन नॉट बी, दोनों चीजें पॉसिबल है। ये तो वो शो कर सकता है नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि बंच ऑफ कंपाउंड विल शो द एक्टिविटी, जो 3-4 कंपाउंड है वो इकट्ठे होकर एक्टिविटी शो करो, तब उस केस के अंदर एक्सट्रैक्ट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। वी विल नॉट चेंज एनीथिंग, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट की प्री क्लिनिकल स्टडी करेंगे और उसे क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू पास आउट होकर फिर एक ड्रग को मार्केटिंग स्टेज के अंदर, मार्केटेड स्टेज के अंदर हम ले जाएंगे। बट ये मॉडर्न पैरामीटर्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट सामने आते हैं कि ऐसा, इसको वैलिडेशन कंसेप्ट भी कह सकते हैं। तो हम अपने जिसको हम कहते हैं कि रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी में इस रिसर्च पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। न्यू ड्रग डिस्कवरी जहाँ पर भी होनी है वहाँ पर फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो फर्दर पैरामीटर है कि भाई क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो गए इसके बीच में, वो डेवलपमेंट स्टेज है कि उसको सिरप बना के देना है, उसको टैबलेट बना के देना, वो एक फिर वो डेवलपमेंट स्टेज के अंदर आ जाता है। ओके, अब अगर हम देखेंगे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये एक अनदर टर्म्स है। क्या होगा, पहले हम हर्ब्स, इन्होंने कहा है कि मॉलिक्यूल हाई सोल्यूशन, नो वी जस्ट टुक द फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, देन ड्रग लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द हर्बल मेडिसिन को उसको डिटेक्ट करना, छोटे छोटे जो हर्बल के अंदर मॉलिक्यूल हैं उसको डिटेक्ट करना। उसके बाद सिस्टम बायोलॉजी, सॉरी सिस्टम फार्माकोलॉजी, सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी करते हैं।
इसके अंदर जो सिस्टम फार्माकोलॉजी है, इसके अंदर क्या करना है, ए सिस्टम बायोलॉजी के जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले कि डिसीज का डाटा सेट लिया जाएगा, बायोलॉजिकल डाटा सेट लिया जाएगा, उसके बाद सिस्टम फार्माकोलॉजी मीन्स सिस्टम बायोलॉजी के थ्रू जाएगा, और इसके हम क्या समझेंगे कि हाउ द ड्रग अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी एज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम, के इसके अंदर हमें चेक करेंगे कि जो ड्रग है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम के रूप में क्या वर्क कर रही है। इसके से हमें क्या पता चलेगा, एक तो ड्रग की एफिकेसी पता चलेगी, पोटेंसी पता चलेगी, फिर उसके बाद उसकी सेफ्टी प्रोफाइल पता चलेगा। देन वी विल गो फॉर द कन्वेंशनल फार्माकोलॉजी। एक स्टेप अगली स्मॉल मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन, डिसीज डाटा सेट को लिया, बायोलॉजिकल डाटा सेट को लिया, दोनों को कंबाइन किया, उसके बाद सिस्टम फार्माकोलॉजी के टर्म्स के थ्रू हम उसकी एफिकेसी और सेफ्टी प्रोफाइल दोनों को चेक करेंगे। उसके बाद कन्वेंशनल फार्माकोलॉजी में हम तीनों कॉन्सेप्ट फार्माकोकाइनेटिक, टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोडायनेमिक, इन तीनों में करेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग एडीएमई, इस समय के साथ डिपेंडेंट, मतलब कि जो बॉडी है वो आपकी दी हुई हर्ब के साथ क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। और फार्माकोडायनेमिक मीन्स ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। तो इसके अंदर क्या चेक करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है, इसके अंदर तो हम एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इन प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। जबकि जो फार्माकोडायनेमिक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर इफेक्ट चेक करते हैं ड्रग का बॉडी के ऊपर, किस टारगेट पे चली गई, कौन से एंजाइम के साथ जाकर हर्ब के मॉलिक्यूल जुड़े, यहाँ पर चेक करते हैं। फिर उसका टॉक्सिकोलॉजी प्रोफाइल चेक किया जाता है, एक्यूट टॉक्सिसिटी चेक की जाती है, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी बिहेवियर चेक किया जाता है, उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। फिर उसके बाद न्यूली अप्रूव्ड थेरेप्यूटिक हर्ब्स या टारगेट सामने आता है। अब हमारे पास आ रहा है अवेलेबल डाटाबेस इन द ड्रग डिस्कवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग डिस्कवरी के अंदर जो पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए, सिलेक्शन, उसके बाद लीड हर्ब सिलेक्शन, उसके बाद इन विट्रो, इन विवो अंदर क्लिनिकल, तो उसके बाद कहते हैं कि ड्रग डिस्कवरी में जो डाटाबेस है, डाटाबेस मीन्स पहले किन किन लोगों ने इन सब डिसीज़ के ऊपर कौन कौन सी हर्ब को टेस्ट किया। अपने ट्रेडिशनल डाटाबेस सिस्टम जैसे हम कहें संहिताएं, उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अलावा मॉडर्न डाटाबेस भी अवेलेबल है, तो उसके अंदर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली जो काम किए गए हैं, तो वो सब टैबलेटेड फॉर्म के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने या फिर एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस ने इन सब डाटा को एक जगह सहेज के रखा हुआ है। जो भी कोई न्यू रिसर्च होती है इन फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन लगातार कलेक्ट होती रहती है और वो अप्रोचेबल है। इसमें से बहुत सारे डाटाबेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं। आप नेट पे जाइए, ओपन कीजिए उनकी वेबसाइट को और उस डाटा को खोलिए, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ डाटाबेस इसके अंदर पेड बेस सिस्टम पे, तो उसके अंदर क्या क्या उनकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है, और उस डाटाबेस के आधार पर से हमें मतलब वो हमें पैसे देकर उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, और उस एनुअल सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद ही हम उस डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 मेजरली 8 तरह का डाटाबेस सिस्टम है और ड्रग डिस्कवरी के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला इसमें आ जाएगा ड्रग बैंक, ऑनलाइन फ्री डाटाबेस सिस्टम है जिसमें अब तक के 9,591 ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन रिलीज की गई। ठीक है,
ड्रग क्या है, उसका ड्रग का टारगेट क्या है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी है। और ये कनाडा से ऑपरेट होता है। आप www.drugbank.ca करके इसको खोल सकते हैं। दूसरा डाटाबेस है बायोएस से, जैसे कि नाम कहा, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जो बायोलॉजिकली एक्टिविटी डाटाबेस है, ये ड्रग का पहला है। ड्रग बैंक मीन्स ड्रग, और उसका टारगेट क्या है। टारगेट मीन्स आपको मैंने पहले बताया, जैसे हम कहें कि मैंने अगर कैंसर बोला तो कैंसर में कौन सा कैंसर, उस कैंसर के में लंग कैंसर, तो लंग कैंसर के अंदर भी लंग कैंसर का कौन सा टारगेट, कोई स्पेसिफिक एंजाइम है जो इस जिसको हम कहते हैं कि कार्सिनोमा रिएक्शन को प्रमोट करता है लंग कैंसर में, वो टारगेट है। उसके बारे में बायोएस मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल का एनए रिएजेंट्स के साथ आरएनए जो रिबोस न्यूक्लिक एसिड इंटरफेस के साथ है, उसका बायोलॉजिकली एक्टिविटी डाटा। तो ये पबकेम करके एक ऑनलाइन वेबसाइट है, तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। लार्जेस्ट डाटा बेस है, ऑनलाइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम तीसरी की बात करेंगे, पीडीटीडी, पोटेंशियल ड्रग टारगेट डाटाबेस। अब ये जो पोटेंशियल ड्रग टारगेट डाटाबेस है, ये हमें पोटेंशियल टारगेट बताएगा, उसकी स्ट्रक्चर। अभी मैंने पहले जैसे कहा कि एंजाइम है, एंजाइम की शक्ल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो उस बेस में ये डाटा जो पीडीटीडी है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास आएगा, इसके पास अब तक के 800 से ज़्यादा पोटेंशियल ड्रग टारगेट प्रोटीन डाटा पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक से लिए हुए हैं, जो इसके पास अवेलेबल हैं। चौथा नंबर हमारे पास आ जाएगा ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन द मैन, OMIM। ये ह्यूमन जीन को डील करता है और उसके जेनेटिक डिसऑर्डर को करता है, तो ये बिहेवियरल स्टडी पे करता है। इसके पास 25,000 से ज़्यादा एंट्रीज हैं। तो ज़्यादातर ये जो डाटाबेस सिस्टम है, ये ह्यूमन जीन और उसके जेनेटिक डिसऑर्डर को फोकस करता है। तो ये 1966 में प्रारंभ हुआ था, ऑनलाइन मेंडेलियन मैन। देन वी आर लुकिंग फॉर द हर्बल मेडिसिन डाटाबेस, ये अपने लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें इन्होंने क्या 4 दिए हैं। पहला ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इंफॉर्मेशन डाटाबेस, TCHM ID। दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटीग्रेटेड डाटाबेस, TCM-ID। द हर्ब इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस, थिंक हब। एंड इंडियन प्लांट एंटी कैंसर कंपाउंड डाटाबेस, INPA-CDB। तो ये डाटाबेस जो सिस्टम है, हर्बल मेडिसिन डाटाबेस सिस्टम है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल, ये दोनों लगभग करके सेम है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इंफॉर्मेशन डाटाबेस है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इंटीग्रेटेड। तो ये क्या क्या है, दिस इज प्रोवाइडिंग ए ब्रिज, ये एक ब्रिज के रूप में काम करता है मॉडर्न लाइफ साइंसेज और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बीच में। तो उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, दोनों के बीच में। तो इन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन, हर्ब्स और हर्बल इंग्रेडिएंट सब के बारे में इसके अंदर, जो चाइना के अंदर प्रयोग करती है, बहुत सारी जो हर्ब्स हैं उनके बारे में, उसका सारा डाटा कि फार्मूला क्या होगा, हर्ब क्या होगी, हर्बल इंग्रेडिएंट क्या होगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद आ जाता है आपका 5C, दैट इज दिस वन, हर्ब इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस। तो ये भी चिप कंटेंट डाटाबेस है हर्बल मेडिसिन के लिए, ठीक है। फार्माकोलॉजी के बारे में, क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद है इंडियन प्लांट एंटी कैंसर कंपाउंड डाटाबेस, इंडियन सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। तो ऐसे कौन से एंटी कैंसर प्लांट्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यू कैन लुक ऑन द INPA-CDB डाटाबेस सिस्टम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर फिनिश करता हूँ, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल give on some different type of approach। ऐसी कौन कौन सी अप्रोच है जो हम बायोएसए के अंदर यूज कर सकते हैं,
हर्बल ड्रग डिस्कवरी में जो हमारे लिए जानने योग्य है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस विषय पर दूंगा। तब तक के लिए